हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम अपना फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं आईडी का। ये हमारा पार्ट 1 है ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें मैं एग्रीकल्चर का स्टेट एंड इकोनॉमिक स्टेट बताने वाली हूँ जो ब्रिटिश राज के टाइम्स में थी। नाउ हम पूरा एनसीईआरटी से कवर करने वाले हैं। मैं कोई अलग रेफरेंस बुक नहीं लूंगी बिकॉज सीबीएसई इसी से क्वेश्चंस निकालेगा फ्रॉम योर मेन एनसीईआरटी बुक। And at the end of this video, we're also going to solve 25 MCQ जिसमें assertion reason भी included है। So stay tuned for that. तो start करते हैं कि ये कौन से battle से हमारा फाउंडेशन हुआ था ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया। ये तुम्हारे बुक में नहीं है बट आई थिंक कि ये एमसीक्यू के व्यू में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 का है, इस वॉर से हमारा ब्रिटिश राज इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में। तो ये 1 मार्कर में आ सकता है, रिस्क नहीं लेंगे। सिमिलरली तुम्हारा जो इंट्रोडक्शन है चैप्टर का वो इस कोट से होता है। ठीक है, बेसिकली कोट मान लो या लाइंस मान लो जो विक्टर अलेक्जेंडर ने दी थी, जो वाइसरॉय था ब्रिटिश इंडिया का इस एज में। अब वो ये कोट देके बोल देंगे कि ये किसने बोला था, तो लेट्स जस्ट नॉट टेक रिस्क एंड देख लेते हैं कि लिखा क्या है इसने। इसने लिखा है कि इंडिया इज द पिवट ऑफ आवर एम्पायर। पिवट क्या होता है? बेसिकली ये होता है एक सेंट्रल पॉइंट, जैसे हमारा फैन होता है। तो इस सेंट्रल पॉइंट के साइड से ये तीनों विंग्स ऑसिलेट होती हैं। तो वैसे ही एक सेंट्रल पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये हमारे एम्पायर का, ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ओके, एंड उन्होंने बोला है इसमें कि इफ दैट एम्पायर लूजेस एनी अदर पार्ट ऑफ इट्स डोमिनियन, हम सरवाइव कर लेंगे। जितने भी कंट्रीज हैं उनको खोलेंगे तो वी कैन स्टिल सरवाइव, बट इफ वी लूज इंडिया द सन ऑफ आवर एम्पायर विल हैव सेट। बेसिकली जब हम बोलते हैं कि द सन विल सेट, मतलब एक एंड आने वाला है, आवर एंड इज वेरी क्लोज। ओके, तो दिस शोज कि इंडिया ब्रिटिश के लिए कितना इंपॉर्टेंट था। दिस वाज द मैप जो पहले होता था। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग लाइंस में तो इन्होंने बेसिकली आई विल नॉट मतलब तुम्हारा टाइम सेव कर लेती हूँ कि यहाँ पे बस इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इसकी रीडिंग खुद ही कर लेना। इंपॉर्टेंट लाइंस पे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यही लिखा है कि 2 centuries अब 200 years रूल किया। ठीक है, इंडिया फाइनली वन इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। ये सारे पॉइंट्स हमें पता है। नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि व्हाट वाज दी, मतलब पर्पस क्या था ब्रिटिशर्स का इंडिया में राज करने का। So the sole purpose of the British colonial rule in India was, क्या था, was to reduce the country to being a raw material supplier for Great Britain's own rapidly expanding modern industrial base। क्या कह रहे हैं कि इनका पर्पस क्या था इंडिया में कॉलोनियल रूल जमाने का। कॉलोनियल रूल बेसिकली इंडिया को एक कॉलोनी बना दो जो तुम्हें सर्व करेगी। ठीक है, तो बेसिकली हमको एक रॉ मटेरियल सप्लायर की तरह बना दिया इनकी, क्योंकि इंडस्ट्रीज आ रही थी तो इनको रॉ मटेरियल्स चाहिए। फिनिश प्रोडक्ट्स तो अपनी इंडस्ट्री में बनाएंगे, बट इनको रॉ मटेरियल्स का एक बेस चाहिए था, और वही उन्होंने किया हमारे साथ। हमको एक फीडर इकोनॉमी की तरह यूज किया, हमारे यहाँ से सारी सप्लाई ले ली ऑफ रॉ मटेरियल्स। ओके, तो ये थी हमारी कैसी रिलेशनशिप, हमारी एक एक्सप्लॉयटेटिव नेचर थी रिलेशनशिप की विद ब्रिटिशर्स। ओके, उसके बाद आते हैं कि इंडिया सब ये सब अगेन इट्स योर इंट्रोडक्शन टाइप्स कि हम एक इंडियन इकोनॉमी थे बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, मतलब बिफोर ब्रिटिशर्स हम एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थे। ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या था, दैट वाज एग्रीकल्चर। ओके, फॉर मोस्ट पीपल। देन ये बता रहे हैं कि बिफोर, अभी हम बात कर रहे हैं बिफोर, ठीक है, पहले की बात, कि पहले क्या था। तो ये बोल रहे हैं कि इंडिया वॉज पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उसके लिए हम वेल नोन थे इन द फील्ड ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स और मेटल एंड प्रेशियस स्टोन वर्क्स। जैसे यार कोहिनूर के बारे में तो सब जानते होंगे। बात वही है, जब खुद बना नहीं सकते हो तो दूसरों को नीचे दिखा के उनसे स्टील करते हैं। दिस इज इन रियल लाइफ ऑल्सो जो होता है। वैसे ही ये जो हमारा कोहिनूर है यहाँ पे, ऐसे मतलब इन्होंने ले लिया था बिकॉज इट वाज सो, मतलब हमारा वर्क इतना ज्यादा नोन था वर्ल्ड वाइड। ओके, सो आर प्रोडक्ट्स जो हमारे थे, इंडियन प्रोडक्ट्स, दे एंजॉयड अ वर्ल्ड वाइड मार्केट बेस्ड ऑन द रेपुटेशन ऑफ आर क्वालिटी ऑफ मटेरियल एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप। ठीक है, तो यही बोल रहे हैं कि इंडिया पहले किसके लिए नोन था बिफोर ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को तबाह कर दिया, फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। फिर थोड़ा और बात करते हैं एक बॉक्स में। ठीक है, नाउ सीबीएसई एक एक जगह से तुम्हारे लिए क्वेश्चंस निकालने वाला है, तो एक एक चीज पे अटेंशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंगाल में। तो मुस्लिन, वेरी इंपॉर्टेंट। मुस्लिन क्या है?
मुस्लिन इज अ टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, एक कॉटन टेक्सटाइल था, ठीक है। यहाँ पे मैंने पिक्चर्स डाली हुई हैं दिखाने के लिए, ठीक है। ये बेसिकली ओरिजिन था बंगाल में अराउंड ढाका, जो अभी तो ऑब्वियसली बांग्लादेश में है। इसको ढाकाई मुस्लिम बोलते थे, या फिर इसको हम मलमल बोलते थे। इसका जो फाइनेस्ट वैरायटी था मुस्लिन का, कॉटन टेक्सटाइल थी बेसिकली। इसको मलमल खास एंड मलमल शाही बोलते, जैसे शाही पनीर होता है, बेसिकली रॉयल्टी दिखाता है, शाही मतलब ये दिखा रहा है कि कितनी ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस थी इसकी, हमारी इतनी अच्छी स्टैंडर्ड थी कॉटन टेक्सटाइल की, जिसको हम मुस्लिन बोलते थे, जो बंगाल में ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता था एंड लोग इसको स्पेशली बाय करने आते थे इंडिया में। आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में पढ़ते हैं क्या लिखा है, ठीक है। कि तो इकोनॉमिक पॉलिसीज बेसिकली जैसे अभी है, कोविड का टाइम है, ठीक है, दिस इज 2021 कोरोना वायरस का एरा, ओके। सो बेसिकली अभी जैसे आत्मनिर्भर भारत था, इट वाज क्या फॉर था कि स्टार्टअप्स ओपन करो, एंटरप्रेन्योर ज्यादा इनको प्रमोट करो, इनको इंसेंटिव्स दो कि प्रमोट हो इंडिया में, एंड बहुत सारी वैसी तो पॉलिसीज थी, तो वो इंडिया के फेवर में थी, ठीक है। हमारे इंटरेस्ट को वो व्यू में रख के पॉलिसीज बनाते हैं। बट व्हेन ब्रिटिशर्स का राज था, तो कैसी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनती थी, जो कंसर्न थी मोर विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द किसके इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ द ओन कंट्री रादर देन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये जो इकोनॉमिक पॉलिसीज देते थे ब्रिटिशर्स, हमसे घंटा इनको फर्क पड़ता था। ये अपने इंटरेस्ट को, अपनी होम कंट्री जो ब्रिटिश थी इनकी, उसके इंटरेस्ट को व्यू में रख के इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाते थे, ठीक है। एंड सच पॉलिसीज बेसिकली यही बोल रहे हैं, मेड आवर कंट्री इनटू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश इंडस्ट्रियल गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। बेसिकली पहले हमसे ही भिजवाते थे मटेरियल्स, उसी को बना के फिनिश प्रोडक्ट्स में हमको खुद ही बेच देते थे हमारे मार्केट में, ओके। नाउ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि किसी ने भी, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी ब्रिटिशर्स की, उन्होंने कोई अटेम्प्ट नहीं किया टू एस्टिमेट आवर नेशनल पर कैपिटा इनकम, तो इंडियंस को ही करना पड़ा, ठीक है। इनको हमारे इकोनॉमी से घंटा फर्क पड़ता था, क्या चल रहा है, क्या नेशनल इनकम है, क्या पर कैपिटा इनकम है। तो सम पीपल हु ट्राई टू एटलीस्ट एस्टिमेट, उनमें से कौन कौन लोग थे नोटेबल एस्टिमेटर्स, दादाभाई नारोजी, विलियम डिग्बी, ये नाम याद करने पड़ेंगे, फिंडे शरास, वी राव एंड आरसी देसाई। एंड इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट नेम कौन सा है, वी राव का, बिकॉज राव के जो एस्टिमेट्स थे वो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट थे, ठीक है। तो ये आ सकता है कि सबसे ज्यादा नोटेबल एस्टिमेटर कौन है हमारी नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम का, तो आंसर होने वाला है वी राव, ओके। वन मोर टू इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से यहाँ से आ सकते हैं कि कंट्रीज ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट, ये क्या बोल रहा है, एग्रीगेट रियल आउटपुट बेसिकली जीडीपी को बोल रहा है, ठीक है। तो एग्रीगेट रियल आउटपुट जो हमारी जीडीपी थी, ठीक है, दैट वाज लेस देन 2%, ठीक है। एंड 0.5% ग्रोथ इन पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर। बेसिकली डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जीडीपी की बात कर रहे हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड यहाँ पे पर कैपिटा आउटपुट की बात कर रहे हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। तो ये बेसिकली थी 0.5%, ठीक है, हमारी पर कैपिटा इनकम, एंड ये थी लेस देन 2% अपनी जीडीपी। और बाय द वे ये थे हमारे वी राव, सुंदर सुंदर सी फोटो छाप दी है मैंने देख सकते हो, ओके। देन वी आर गोना टॉक अबाउट एग्रीकल्चरल सेक्टर, ठीक है। इंडियाज इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल रिमेन फंडामेंटली अग्रेरियन। दे कैन अगेन आस्क यू, कैसी इकोनॉमी थी हमारी, अग्रेरियन। अग्रेरियन इकोनॉमी क्या होती है, जो बेसिकली एग्रीकल्चर के बेसिस पे चलती है, सबसे ज्यादा शेयर उसी का है। सो ये बोल रहे हैं कि, बोल सकते हैं कि कितनी पॉपुलेशन थी जो विलेजेस में रिसाइड थी, अबाउट 85%। यह फिगर याद होना चाहिए कि विलेजेस में कितने ज्यादा थे लोग जो रहते थे विलेजेस में, 85% ऑफ द पॉपुलेशन। सो यू कैन इमेजिन कितनी ज्यादा पॉपुलेशन रहती थी, ठीक है। हाउएवर डिस्पाइट बीइंग द ऑक्यूपेशन ऑफ सच अ लार्ज पॉपुलेशन, ये कह रहे हैं कि इवन दो इतनी ज्यादा लार्ज पॉपुलेशन थी एग्रीकल्चर में, जो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर था, इट कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस स्टैग्नेशन एंड नॉट फ्रीक्वेंटली अनयूजुअल डिटीरियोरेशन। बेसिकली कह रहा है इवन दो 85% पीपल विलेजेस में रहते थे, फिर भी हमारा एक एग्रीकल्चरल सेक्टर स्टैग्नेंट फिगर्स दिखा रहा था। मतलब स्टैग्नेंट मतलब देयर वाज नो ग्रोथ, ओके। ना बीच में एक केस स्टडी है, पढ़ लेते हैं।
तो ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि फ्रेंच ट्रैवलर जो था, इसका नाम था बर्नियर, किसने बोला था ये कोट कि वो सोचता है कि जो बंगाल है दैट इज रिचर देन इजिप्ट। ये बहुत फेमस कोट है, तो ये दे कैन गिव इन द एमसीक्यू। ठीक है, कि बर्नियर फ्रेंच ट्रैवलर था जिसने बोला था ये कोट कि बंगाल इज रिचर देन इजिप्ट। बाकी सब तो तुम रीड कर सकते हो, नॉर्मल जनरल नॉलेज की बातें की गई है। ओके, तो इस पे वापस आ जाते हैं कि कैसे हम बोल रहे थे कि हमको लग रहा था कि 85% तो विलेजेस में है। ठीक है, विलेजेस में दैट मीन्स कि कुछ तो ग्रोथ हो रही होगी वहां पे, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, सबसे ज्यादा स्टैग्नेंट सेक्टर था हमारा। अब क्यों था, कैसे इंप्रूव कर सकते थे, क्या डाल सकते थे कि इंप्रूव हो सकता था, वो सारी चीजें भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जो थी हमारी, प्रोडक्टिविटी जो थी एग्रीकल्चरल सेक्टर की, वो बहुत ज्यादा लो थी। ठीक है, एंड बेसिकली वो कह रहे हैं कि this stagnation in the agricultural sector was caused mainly because of the various systems of land settlements that were introduced by the colonial government। क्या बोल रहा है ये कि क्यों stagnant थी हमारी इकोनॉमी? अब ये रीजन बता रहे हैं, ये तो बोल दिया कि stagnant थी। क्यों stagnant थी? Because of land settlement systems। लैंड सेटलमेंट सिस्टम बेसिकली लैंड टेन्योर सिस्टम से बोल सकते हो, ऐसी कुछ सिस्टम्स थी। जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है हमारी जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम में होता क्या था, इट वाज बेसिकली पहले तो इम्प्लीमेंट कहाँ की गई थी, बंगाल प्रेसिडेंसी में। ओके, प्रेजेंट डे वो ईस्टर्न स्टेट्स है हमारी। होता क्या था कि एक्चुअली में जो हमारे कल्टीवेटर्स हैं, वो तो हमारे हो गए फार्मर्स, बट जो सारा प्रॉफिट था वो हमारे ब्रिटिशर्स ले जाते थे। ठीक है, यही था अपना जमींदारी सिस्टम इन शॉर्ट। अब डिटेल में देख लेते हैं। तो what are they saying about जमींदारी सिस्टम? कि जमींदारी सिस्टम which was implemented in the Bengal presidency, बोल सकते हैं कहाँ पे implement हुआ था सबसे पहले। होता क्या था कि जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट आउट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, इट वेंट टू द जमींदार। जमींदार बेसिकली वो लोग थे जो सीधा रेंट और अपना रेवेन्यू लेके निकल लेते थे, इंस्टेड ऑफ द कल्टीवेटर्स। जो कल्टीवेट करते थे उनको सारा प्रॉफिट नहीं मिलता था, बहुत ही कम पोर्शन उनके पास रह जाता था। ठीक है, however a considerable number of zamindars and not just the colonial government did nothing to improve the condition of agriculture। अब उनको तुमसे कोई फर्क नहीं पता था तुम्हारी तुम्हारा स्टेट कैसा है, कि ऐसे बोल सकते हैं कि तुम्हारा खेती नहीं हुआ हो, बारिश नहीं हुई हो, तो हम तुमको बोल दे कि ठीक है हम थोड़ा कम लेंगे तुमसे रेवेन्यू। ठीक है, लगान बोलते थे बेसिकली उस टाइम पे। कोई फर्क नहीं पड़ता था रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टिवेटर्स, वो रेंट कलेक्ट करते थे। ठीक है, मेन इंटरेस्ट क्या था जमींदार्स का? मेन इंटरेस्ट था जमींदार्स को रेवेन्यू कलेक्शन से, उनको हमारे स्टेट से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ओके, सो बेसिकली ये जो रेवेन्यू सेटलमेंट थे, मेनली सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा जमींदारी सिस्टम। और भी टाइप्स के थे, महालवारी सिस्टम, रोतवारी सिस्टम, नॉट मेंशन्ड, बट पता होना चाहिए। ठीक है, तो जमींदारी सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट था। जमींदार होते थे, ठीक है, वो ले लेते थे रेवेन्यू, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था हमारी इकोनॉमिक कंडीशन से। ओके, एंड इनका एटीट्यूड ऐसा क्यों था कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था? बिकॉज दे वर ऑल्सो बंधे हुए थे वो सिस्टम के साथ। चाहे ना चाहे कुछ लोग अच्छे भी हो, तब भी उनका एटीट्यूड ऐसा ही रहता था। बिकॉज अगर इफ दे फेल इन कलेक्टिंग जितना रेवेन्यू बोला गया था, फिक्स रेवेन्यू होते थे इनके सम के, अगर वो फेल हो जाते थे इतना कलेक्ट करने में, तो वो उनकी खुद ही की नौकरी और राइट्स चली जाती थी और वो खुद ही एक्सपर्ट हो जाते थे। तो किसी के पास देखे तो यार कोई ऑप्शन ही नहीं था। ठीक है, तो बेसिकली और भी कोई फैक्टर्स थे। एक तो था, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड एग्रीकल्चरल स्टैग्नेशन? जमींदारी सिस्टम। ठीक है, जो यहाँ पूरी मेंशन्ड है। बट मोर और कौन से रीजन थे? और रीजंस थे कि हमारे पास बहुत ज्यादा लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी थी। ठीक है, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज थी। जैसे अभी ये देख रहे हो तुम यहाँ पे जो मैंने फोटो डाली हुई है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। वी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन मॉनसून। टेक्नोलॉजी बहुत लो थी, नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स था। ठीक है, ये सब कंट्रीब्यूट करता था टू द डिसमल लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इसलिए इतनी लो थी। ठीक है, वन मोर रीजन was commercialization of agriculture। What is commercialization of agriculture? It is basically जब तुम सेल्फ कंजम्पशन जो होता है, सेल्फ कंजम्पशन छोड़ के, you don't produce for self consumption, you produce it for sale in the market। ठीक है,
अब हमको क्योंकि फोर्स किया जा रहा था बिकॉज दे बेसिकली वांटेड कैश क्रॉप्स, ठीक है, अपनी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में ले जाके यूज करते। इससे उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था कि सेल्फ कंजम्पशन छोड़ो, यूज इट फॉर सेल इन द मार्केट रादर देन सेल्फ कंजम्पशन, और उसी के वजह से हमारी हालत कुछ ऐसी हो चुकी थी। ओके, सो बेसिकली टू टाइप्स इसमें मैंने जैसे दिखाया हुआ है, कमर्शियल फार्मिंग यूजिंग मॉडर्न इनपुट्स, ठीक है, विच वी लैक्ड उस टाइम, सब्सटेंसेस फार्मिंग जो हम एक्चुअली प्रिमिटिव मेथड्स यूज करके खुद के लिए यूज करते थे। जस्ट अ पिक्टोरल वो। ओके, नाउ ये बेसिकली बोल रहे हैं कि दिस कुड हार्डली हेल्प द फार्मर्स इन इम्प्रूविंग देयर इकोनॉमिक कंडीशंस एज ब्ला 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 ब्ला। यही बोल रहे हैं कि जो कैश क्रॉप्स हैं वो फोर्स करते थे इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स, इसलिए हमारी स्टेट कुछ ऐसी हो गई थी। ओके, नाउ बेसिकली व्हाट डिड वी नीड? वी नीडेड इन्वेस्टमेंट इन टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज, डिसैलिनेशन ऑफ सॉइल, जो हमें नहीं मिल पा रही थी, ओके, इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। एंड के बोल रहे हैं कि अ स्मॉल सेक्शन ऑफ फार्मर्स चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कमर्शियल क्रॉप्स। जब हमने ये चेंज लाया कि फूड क्रॉप्स को छोड़ के हम कमर्शियल क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो देयर वर मेनी फार्मर्स, ठीक है, स्मॉल फार्मर्स, सेक्शन ऑफ टेनेंट्स, लार्ज सेक्शन ऑफ टेनेंट्स, ना ही हमारे पास रिसोर्सेज थे कुछ इन्वेस्ट करने के लिए और ना ही ब्रिटिशर्स कर रहे थे। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस। नाउ लेट्स गो टू द एमसीक्यू पार्ट। अब हम करेंगे 25 MCQs। फर्स्ट चैप्टर का ये जो दोनों टॉपिक हमने अभी अभी कवर किए हैं उस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट है हमारा डेटाबेस क्वेश्चन कि जो फाउंडेशन था ब्रिटिश एम्पायर का इंडिया में, जिस बैटल ऑफ प्लासी हमने अपना वॉर फाइट किया था, वो कौन से ईयर में था? तो इट वाज 1757। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट वाज द सोल पर्पस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ठीक है, क्या था उनका सोल पर्पस, कि क्या इंपोर्ट करते थे हम और क्या एक्सपोर्ट करते थे, बिकॉज ये उनका आइडियोलॉजी था ना, ताकि वो अपने इंडस्ट्रीज को जो सेटअप हो रहे थे यूरोप में उसको बिल्डअप करे। तो इसमें आंसर होगा हमारा फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल्स, कि वी वर एन इम्पोर्टर ऑफ उनके फिनिश गुड्स जो उनकी इंडस्ट्री से आते थे, और कैसे होते थे वो, जब हम एक्सपोर्ट करते थे अपने कंट्री से रॉ मटेरियल्स को। ये बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस हट जाएगा, फिनिश गुड्स एंड क्रॉप्स, बिकॉज क्रॉप्स वाला वर्ड डज नॉट मेक सेंस। देन ये भी मुस्लिम, जो हमने कॉटन टेक्सटाइल के बारे में बात की थी, तो मुस्लिम कहाँ ओरिजिनेट हुई थी? इट वाज इन ढाका, ठीक है। उसके बाद नाउ द फर्स्ट अटेम्प्ट टू एस्टिमेट नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, कौन थे वो? हु वाज दैट पर्सन जिसने नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने में सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था? अगर यहाँ पे आरसी देसाई, विलियम डिग्बी, दादाभाई नारोजी, वीके आर वीरा सारे करेक्ट आंसर्स है, अगर ऑल ऑफ दी अबव होता तो हम ऑल ऑफ दी अबव टिक करते, बट क्वेश्चन इज फर्स्ट अटेम्प्ट किसका था एंड सबसे सिग्निफिकेंट अटेम्प्ट किसका था? तो द आंसर इज गोइंग टू बी वीके आर वी राव। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट वाज द मेन इंटरेस्ट? मेन इंटरेस्ट क्या था जमींदार्स का? इट वाज टू कलेक्ट व्हाट रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फार्मर्स। फार्मर्स इनको फर्क नहीं पड़ता था, उनको क्या कलेक्ट करना था? वो था हमारा रेवेन्यू, जिसको हम पहले लगान भी बोलते थे। ओके, सो दिस वाज रेवेन्यू। उसके बाद क्वेश्चन क्या है? इंडस्ट्री दैट सफर्ड द मोस्ट अंडर द ब्रिटिश रूल, टेक्सटाइल, कॉटन मिल, जूट, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। नाउ ये जो तीन है ये सेकेंडरी है, सबसे ज्यादा था हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ऑप्शन डी हो जाएगा। मेन रीजन फॉर एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन, रूथलेस रेवेन्यू कलेक्शन, दैट इज लगान जो हमने अभी बात की, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, यस, लैक ऑफ मॉडर्न इंसेंटिव्स, यस, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, यस। अब ऑल ऑफ द अबव है नहीं, तो हम मेन रीजन क्या होगा हमारा? दैट इज गोइंग टू बी लैंड सेटलमेंट सिस्टम। जमींदारी सिस्टम जो था हमारा, उसने सबसे ज्यादा इफेक्ट किया था अपने एग्रीकल्चरल स्टैग्नेशन की चीज को। फिर आता है पीपल। ना यहाँ पे टू क्वेश्चन है तो बहुत कंफ्यूजिंग है, मैंने दोनों एक साथ क्लब किए हैं, क्वेश्चन 8 एंड 9। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पीपल लिविंग इन विलेजेस अंडर द ब्रिटिश रूल, उसकी परसेंटेज कितनी थी? और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने लोग डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर पे। तो ये दोनों क्वेश्चंस डिफरेंट है, इनका डेटा डिफरेंट है। लिविंग इन विलेजेस कितने थे? ये डेटा बेस्ड है, एनसीईआरटी में था इसका डेटा। पीपल लिविंग इन विलेजेस वर 85%। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि डिपेंडेंट कितने थे एग्रीकल्चर पे, मतलब ये वर्कफोर्स का बता रहा है कि वर्कफोर्स कितना था। नाउ ये आगे जाके चैप्टर में, बिकॉज ये दोनों मतलब कंफ्यूजिंग लगते थे मेरे को, तो मैंने ये एक साथ लिख दिया, तो इसका आंसर इज 70 to 75%।
ओके इसमें हम 70% को टिक कर देंगे. सो डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर इज 70% एंड पीपल लिविंग इन विलेजेस इज 85%. आगे बढ़ते हैं. नाउ क्वेश्चन इज country made to serve interest of its home country's कौन सी इकोनॉमी. कैपिटलिस्ट, मिक्स, कॉलोनियल, नन ऑफ दीज. मीनिंग क्या है कि जैसे ब्रिटिशर्स थे, दे वर ट्राइंग टू मेक अस अ फीडर इकोनॉमी, कि हम उनको रॉ मटेरियल देंगे, वो हमको अपने फिनिश गुड्स देंगे. ओके नाउ दे वर सर्विंग, दे वर नॉट इंटरेस्टेड विद आर इकोनॉमिक इंटरेस्ट. उनको हमसे फर्क नहीं पड़ता था, उन्हें अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना था हमारे थ्रू, हमारे रिसोर्सेस एक्सट्रैक्ट करके. तो दे वर बेसिकली सर्विंग इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन होम कंट्री. तो ऐसी चीज को हम बोलेंगे कलोनियल इकोनॉमी. ओके फिर आता है, ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी क्या थी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल एंड ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम क्या थी. तो इसका ये भी डेटा बेस्ड क्वेश्चन है. दिस वाज 2% एंड दिस इज 0.5%. फिर आते हैं, which of the following is an indicator of economic development in an economy? Increase in national income, per capita income, population, all of the above. तो सबसे पहले एलिमिनेट करते हैं. इंक्रीज इन पॉपुलेशन से क्या होगा. इंक्रीज इन पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं है कि इसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है. तो सबसे पहले ऑल ऑफ दी अबव हट जाएगा और इंक्रीज इन पॉपुलेशन भी, बिकॉज सेंस नहीं बताता. अब नेशनल इनकम क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, कौन सी बेटर होती है. आंसर होगा पर कैपिटा इनकम, क्योंकि नेशनल इनकम क्या होता है, जब तुम सबका मतलब तुम ऐसे समझ लो कि दो कंट्रीज है, एक है ए एक है बी. ठीक है, एक में क्या है कि सब लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, मतलब एवरेज इनकम, मतलब सब लोग या ज्यादा पुअर भी नहीं है ज्यादा रिच भी नहीं है, सब सेम चीजों पे है. ठीक है, सम सेम लेवल पे. वेयर बी कंट्री में क्या हो रहा है कि दो तीन बहुत ज्यादा रिच हो गए हैं और सारे जो मेजोरिटी वो बहुत पुअर हो गए हैं. बट टोटल इनका नेशनल इनकम क्या होता है, जो सम होता है एवरी पर्सन का इनकम वो सेम है. इसका मतलब ये नहीं कि हम ये देखेंगे कि कौन सा ज्यादा डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में अच्छा कर रहा है, तो वो ए हो जाएगा, वेयर बी में नहीं होगा, इवन तो इनका नेशनल इनकम सेम है. तो इसमें आंसर तुम्हारा इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ही है, जब हम नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से भी डिवाइड करते हैं. Which of the following sentences give best description of Indian economy? मतलब कैसा स्टेट था उसका बेस्ट डिस्क्रिप्शन दो. अग्रेरियन इकोनॉमी थी, यस. स्टैग्नेंट थी, यस. इंडिया वाज अ पुअर इकोनॉमी, ये भी करेक्ट है. इंडिया वाज एन एग्रेरियन इकोनॉमी, यस, ये तो है ही. विद रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, यस. इन मास पॉवर्टी, यस. ये सारे बहुत ज्यादा ट्रू हैं एंड ये सबसे अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन है. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. नाउ लैंड होल्डिंग्स कैसी थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. दे वर फ्रेगमेंटेड. फ्रेगमेंटमेंट मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में, ऐसा नहीं था कि पूरा ये लैंड लंबा सा स्ट्रक्चर ये एक ही बंदे का चल रहा है. दे वर फ्रेगमेंटेड, ये किसी का है, ये किसी का है, ये किसी का है, छोटे छोटे लैंड्स थे. एंड दे वर स्मॉल, लार्ज नहीं थे. सो आंसर इज बोथ ए एंड बी, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड. Farming which focuses on basic needs of the family. Stagnant farming, subsistence farming, commercial farming, none of these. Commercial farming क्या होती है, कैश क्रॉप्स और विच इज सेल इन दी मार्केट पे फोकस करते हैं, तो ये तो हट गया. ठीक है. स्टैग्नेंट तो मतलब नो ग्रोथ. इसका मीनिंग ये थोड़ी, हमको देखना है कि बेसिक नीड्स ऑफ फैमिली कौन सा सेटिस्फाई करे, और वो है सब्सटेंसेस फार्मिंग विच फोकसेस ऑन फुलफिलिंग बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली. ये पहले खुद का पेट भरेंगे फिर मार्केट में सेल करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट किसके वजह से कॉज हुई थी. ये तो बताया कि डीके हुआ है. ठीक है, डिक्लाइन हुई है हैंडीक्राफ्ट की. मेन वाज हैंडीक्राफ्ट, बट क्यों हुई है, वो कौन सा ऑप्शन है. ब्रिटिश टैरिफ पॉलिसी, यही था. हाँ ये था क्या कि हम एक्सपोर्ट अपने हैंडीक्राफ्ट्स बहुत हाई प्राइस पे हो जाता था, इंपोर्ट ऑफ देयर इंडस्ट्रियलाइज्ड गुड्स इजीली हो जाता था, कम रेट था उस पे. मतलब हम एक्सपोर्ट करना चाहेंगे अपनी चीजें तो वो बहुत ज्यादा महंगी हो जाती थी. तो ये इन्होंने अपनी चाल चली थी कि हमारे गुड्स बाहर सेल ना हो भी पाए तो बहुत पैसे देके करने पड़ेंगे, तो कोई वो पाथ चूज नहीं करना चाहेगा. तो ये तो करेक्ट है. कंपटीशन में मशीन मेड प्रोडक्ट्स, अपनी इंडस्ट्री सेटअप करनी थी यूरोप में, तभी तो हमारा रॉ मटेरियल्स एक्सट्रैक्ट कर रहे थे. तो ये चीपर में आएंगी, चीप थी हमारी हैंडीक्राफ्ट से. तो कंपटीशन था मशीन मेड प्रोडक्ट से, यानी इसकी वजह से देयर वाज अ चेंज इन द डोमेस्टिक मार्केट. मतलब लोग क्या चाहते थे, उनका पैटर्न, डिमांड पैटर्न चेंज हो गया. सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज अ नेट एक्सपोर्टर. हम क्या एक्सपोर्ट करते थे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, कैपिटल प्रोडक्ट्स, ऑल ऑफ दिस प्राइमरी प्रोडक्ट्स. तो आंसर इज प्राइमरी प्रोडक्ट्स. प्राइमरी प्रोडक्ट्स क्या थे, हमारे रॉ मटेरियल्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज द वन विच शोज. स्टैग्नेंट इकोनॉमी होती क्या है,
little growth in income, high growth in income, low productivity, both A and C. So little growth in income, हाँ B तो wrong है, high growth थोड़ी है, and low level of productivity, ये भी correct है, तो both A and C is going to be our answer. Next question, which of the following are land tenure systems? लैंड सेटलमेंट सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, कौन से जमींदारियां हैं, और ये भी है माहलवारी रोतवारी सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स भी थे, ये वर्ड इंक्लूड नहीं किया गया है बट ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए, ये सारे हमारे लैंड सेटलमेंट सिस्टम्स के अंडर आते हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव हो गया है. नाउ जमींदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने इंट्रोड्यूस किया था जमींदारी सिस्टम, ये भी नहीं है बट आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है, जनरल नॉलेज है, पता होना चाहिए कि 1793 में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के थ्रू किसने इंट्रोड्यूस किया था जमींदारी सिस्टम, लॉर्ड कॉर्न, ये वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस, फर्स्ट हमारा ऑप्शन जो है. उसके बाद आता है व्हाट इज पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम होता क्या है, ग्रॉस इनकम, नेट इनकम, एवरेज इनकम, नन ऑफ द अबव. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दीज टर्म्स. ग्रॉस इनकम क्या होता है, तुम्हारी टोटल, ठीक है, टोटल जो तुम्हारी इनकम है फ्रॉम ऑल सोर्सेस, ठीक है, सारे सोर्सेस से तुम्हारी टोटल इनकम क्या है, वो है ग्रॉस इनकम. नेट इनकम क्या होता है, नेट मीन्स कि तुम्हारा प्रॉफिट कितना हुआ है, ठीक है, तुम्हारा प्रॉफिट कितना है. नेट इनकम मतलब तुमने जब सारी चीजें ले ली, तुमने कुछ रेंट पे दिया होगा अपना, कुछ बिल्स पे किए होंगे, तो उसके बाद जाके तुम्हारा जो ग्रॉस इनकम था उसमें से कितना बचा नेट इनकम तुम्हारे पास. ओके, एवरेज इनकम क्या होता है, पर कैपिटा इनकम होता है अनदर नेम, मतलब बेसिकली हमारा आंसर इज एवरेज इनकम. ये हटा देती हूँ मैं. ओके, सो आंसर इज एवरेज इनकम. पर कैपिटा इनकम इज बेसिकली तुम्हारी जो टोटल पॉपुलेशन है डिवाइड, सॉरी, टोटल तुम्हारी जो इनकम है, टोटल योर इनकम, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन, ये बताती है हमारी एवरेज इनकम, तो दैट इज आवर ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल कैसी इकोनॉमी थी हमारी सेमी फ्यूडल थी, कॉलोनियल थी, डिसइंटीग्रेटेड की थी, ऑल ऑफ दिस थी. कॉलोनियल तो थी हमारी इकोनॉमी, हमें कॉलोनी की तरह कॉलोनाइज कर रहे थे ये लोग, है ना. डिसइंटीग्रेटेड भी थी, इट वाज नॉट अंडर अ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सर्व करे. सेमी फ्यूडल होता है कि वी वर लार्जली अग्रेरियन, हमारे इंडस्ट्रियल सेटलमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा नहीं थी, हम जमींदारी सिस्टम में थे, तो इसका मतलब ये है, तो हमारा ऑप्शन होने वाला है ऑल ऑफ दीज. अब आ जाता है दो असर्शन रीजन पे, कैसे अप्रोच करना है वो भी मैं बताऊंगी. सबसे पहले तो हमें ऑप्शंस पढ़ने होते हैं कि ए का मीनिंग यहाँ पे मैंने असर्शन रखा है, आर का मीनिंग मैंने रीजन रखा है. ओके, so A and R both are true and R is the correct explanation. A and R are true but R correct explanation नहीं है. A true है, R false है, A false है, R true है. सबसे पहले when you approach a question तुमको देखना है कि ये स्टेटमेंट्स करेक्ट है कि नहीं, ताकि हम पता लगा ले कि इन दोनों में से हो सकता है कि नहीं, इन दोनों में से जो हमारा सी एंड डी है, इन दोनों में से ऑप्शन हो सकता है कि नहीं. तो तुम्हारा एजर्शन क्या है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. Commercialization of agriculture means production of crops for self-consumption. Now, is this a correct statement? No, because commercialization का meaning क्या था? To to have sale in the market rather than for self-consumption. तो ये तुम्हारा false हो गया है. तुम्हारे जो A और B थे वो already eliminate हो चुके हैं because A true है ही नहीं, A false है. The next reason भी पढ़ो, commercialization of agriculture is a practice under British era. हाँ, ये true है, तो हमारा ऑप्शन ए फॉल्स, आर ट्रू है, तो हमारा ऑप्शन डी होने वाला है इसमें. देन नेक्स्ट पे चलते हैं कि इंडियन इकोनॉमी वाज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज. यस, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. ये हटा देती हूँ. तो हमारा है इंडियन इकोनॉमी वाज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल. यस, हम अपने रॉ मटेरियल्स देते थे, एक्सपोर्ट करते थे टू ब्रिटिशर्स, ताकि वो अपनी इंडस्ट्रीज को सेट कर सके, एंड इन टर्न वो अपने फिनिश गुड्स हमारे पास ही बेचते थे. ओके, सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, तो मतलब ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया. देन नेक्स्ट लाइन क्या है, रीजन क्या है, ब्रिटिशर्स एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया टू देयर कंट्री. हाँ, दे एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल्स, ब्रिटिशर्स एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया टू देयर कंट्री. मतलब क्या बोल रहे हैं वो, कि वो रॉ मटेरियल्स लाते थे, ठीक है, रॉ मटेरियल्स आती थी इंडिया से टू देयर कंट्री. दिस इज ऑल्सो ट्रू, है ना. तो आर फॉल्स पे नहीं है, आर जो स्टेटमेंट है ये भी ट्रू है कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, रॉ मटेरियल्स देते थे इंडिया से. बेसिकली ब्रिटिशर्स इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स होना चाहिए, एक्सपोर्टेड हटा दो, ये आई थिंक रॉन्ग है, इम्पोर्टेड होना चाहिए यहाँ पे, बिकॉज दे विल इम्पोर्ट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया टू देयर कंट्री, तब जाके करेक्ट होगा. हाँ,
ओके, तो फिर अब तुम्हें देखना है कि हाँ दोनों करेक्ट है, ए एंड आर भी ट्रू है, मतलब स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली ट्रू है, बट क्या रीजन करेक्ट है? इंडिया क्यों था एक सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, ये तो बताया ही नहीं है, ये तो बस एक फैक्चुअल स्टेटमेंट्स बताई हैं। अगर ये बोलते रीजन में अगर ये मेंशन करते कि दे हैव टू सेट अप देयर ओन इंडस्ट्रीज, इसलिए रॉ मटेरियल्स खरीदते थे, तो जाके रीजन करेक्ट होता। ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी है फर्स्ट असर्शन की, इसलिए हमारा आंसर होने वाला है बी, बिकॉज दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो दीज वर द एमसीक्यूज, मैंने इसकी पीडीएफ लिंक कर दी है नीचे, देख के खुद सॉल्व भी कर लेना।